हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर की, जो कि आपके पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यही आपके लिखा गया है। एग्ज़ाम डेट आपको पता है और आपकी तैयारी भी उम्मीद है कि बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंटेंट कैसा है, क्या है, तो क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। कैसा है वो तो बताने की आवश्यकता नहीं है और आप रेगुलर रूप से देख ही रहे हो। तो इसमें अगर बात करें तो हम बात कर रहे हैं किसकी, सितंबर से दिसंबर की 2024 की बात कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम उन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहे थे और जिसमें राजस्थान इंक्लूड है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां भारत इंक्लूड है, उन मुद्दों पर यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, उनसे बनने वाले प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसमें हमने क्या है कि टॉपिक वाइज कर दिया है और सितंबर से दिसंबर कंबाइंड कर दिया है। ठीक है, तो इसमें समय कम लगेगा थोड़ा और चीज़ें हैं वो टॉपिक वाइज क्लियर होती जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में महाकुंभ 2025 में भारतीय श्रद्धालुओं की सहायता के लिए बहुभाषी एआई संचालित चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? कौन सा लॉन्च किया? एआई संचालित चैटबॉट है, वो कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है, ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? प्रयागराज में हुआ है। कहाँ पर? प्रयागराज। और प्रयागराज कहाँ है? यूपी के अंदर है। 2025 का महाकुंभ। और यहाँ पर आपके एक चैटबॉट लॉन्च किया गया था जो कि बहुभाषा के अंदर समर्थ है, यानी कि ट्रांसलेशन के लिए और जो सहायता में करेगा। तो इसमें अगर बात करें तो उसका नाम था, क्या भाषिणी था, सह एआई यज्ञ था, यानी कि सहायक इसको बोल सकते हैं। कुंभ @UP था, या इनमें से कोई नहीं, या अनुत्तरित प्रश्न। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका था सहायक। कौन सा था? सहायक एक चैटबॉट था जो लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और भाषिणी आपके किसमें? संसद के अंदर लॉन्च किया गया है, जिसमें आपकी क्या है, बहुभाषा को बढ़ावा देना, ये भी आपके बहुभाषा से संबंधित है। और भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। ये मैं पहली ही क्लास में आपको ये चीज़ें करवा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट की यहाँ पर बात की जा रही है। पहली है, देश की पहली है, तो किसी भी राज्य में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है, जिसका नाम क्या है? प्रसादम। तो आपको ये भी ध्यान में रखना प्रसादम क्या है। ठीक है, इसका नाम पूछा जा सकता है कि कौन सी है, तो आपको सब तरीके ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? प्रसादम की बात कर रहे हैं। प्रसादम क्या है? तो ये आपके फूड स्ट्रीट है। क्या है? स्वस्थ और स्वच्छ प्लस स्वस्थ भी है, दोनों ही है। फूड स्ट्रीट है। फूड स्ट्रीट कहाँ पर उद्घाटन हुआ इसका? तो इसके उद्घाटन की अगर बात करें तो इसका उद्घाटन हुआ है महाकाल लोक। और ये महाकाल लोक कहाँ है? तो महाकाल लोक आपको पता ही है कहाँ पर है, उज्जैन में है। और उज्जैन कहाँ है? MP के अंदर है। ठीक है, अब इसके क्या होगा कि इसके अंदर 17 दुकानें होने वाली हैं। कितनी दुकानें हैं? 17 दुकानें हैं। और इसमें ये क्या करेगी? ईट राइट पर आधारित है। किस पे आधारित है? ईट राइट पर आधारित। ईट राइट पर आधारित दुकानें हैं। ईट राइट मतलब सही खाना, ईट राइट पर आधारित है। ठीक है, तो इस ईट राइट पर आधारित ये यहाँ पर पर्यटकों के लिए यहाँ पर उज्जैन में ये सिस्टम किया गया है। प्रसादम नामक दुकानें खोली गई हैं। ठीक है, इसमें जंक फूड और प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। और जो यहाँ पर है खाना बनाने के और का प्रशिक्षण है वो किसके द्वारा दी जाएगा? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, यानी कि फूड स्टैंडर्ड और आपकी सिक्योरिटी अथॉरिटी है इंडिया की, उसके द्वारा ये काम किया जाएगा। तो ये कहाँ पर हो गई? मध्य प्रदेश में। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये नाम ध्यान में रखना है
जगह इसकी ध्यान में रखनी, उज्जैन मध्य प्रदेश, बस पहली है तो इतना ध्यान में रखना बनता है। देखो स्पीड मेरी धीरे हो सकती है बताने की, तो आप अपने यूट्यूब में बढ़ा लीजिए। किस शहर को यूनेस्को द्वारा देश का पहला है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देश की पहली हर चीज महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखनी। साहित्य शहर, पहला साहित्य शहर पूछा है तो कौन सा है आपको ध्यान में रखना है। तो देश के पहले साहित्य शहर की बात करें तो यहां पर आपका हो जाएगा कोझिकोड। कौन सा है? कोझिकोड है, वो देश का पहला साहित्य शहर है। अब कोझिकोड कहां पर स्थित है, क्या है ये, सबसे पहले तो ये बात करें, देश का पहला साहित्य शहर यानी कि लिटरेचर सिटी, ऐसा भी वो आ सकता है, लिटरेचर सिटी इंग्लिश में भी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोझिकोड कहाँ स्थित है, तो ये आपके भारत का राज्य है एक, केरला के अंदर स्थित है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 2023 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में इसको स्थान मिला था। किसमें? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, इसमें इसको स्थान दिया गया था कोझिकोड को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इससे संबंधित एक लेखक भी हैं, उनका नाम भी अगर आप ध्यान में रखें तो रख सकते हैं, जिनका नाम है M.T. वासुदेवन नायर। M.T. वासुदेवन नायर ये एक साहित्यकार थे, तो ये इनसे संबंधित हैं, ध्यान में रख लेना थोड़ा। तो कोझिकोड आपके किस राज्य में स्थित है? केरल में है, देश का पहला साहित्यिक शहर है, तो कोझिकोड सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लाओस के वियंतान में रामलला की तस्वीर वाला दुनिया का प्रथम, देखो दुनिया का प्रथम है, रामलला आ गए तो रामलला तो हमारे भारत के ही हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो रामलला की अगर बात करें तो रामलला की तस्वीर वाला पहला डाक टिकट है वो किसने जारी किया है, कहाँ पर जारी किया है, तो लाओस के अंदर। लाओस की जगह कौन सी? वियंतियाने। वियंतियाना में रामलला की तस्वीर वाला दुनिया का प्रथम डाक टिकट जारी हुआ है। और ये किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया एस जयशंकर के द्वारा, जो कि भारत के क्या है? विदेश मंत्री है। मंत्रियों के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है तो पूछा जा सकता है विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही ध्यान में रखना। देश, जगह कहां पर? लाओस, और लाओस में कहां पर? वियंतियाने। वियंतियाने में, और वियंतियाने में क्या किया है? रामलला की तस्वीर वाला डाक टिकट जारी किया। किसने जारी किया? तो एस जयशंकर ने। और एस जयशंकर कौन है? भारत के विदेश मंत्री हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की स्थापना कहाँ की गई? स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की स्थापना कहाँ की गई? तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर किसकी मूर्ति लगी है, तो यहाँ पर मूर्ति लगी है भीमराव अंबेडकर की। किसकी? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की क्या है? मूर्ति है। और भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है ये 206 फीट ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची भीमराव अंबेडकर की ये मूर्ति है, ये भी ध्यान में रखना। 206 फीट है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहां पर? विजयवाड़ा। ऑप्शन में यही मिलेगा आपको, विजयवाड़ा ही मिलेगा ज्यादा। तो विजयवाड़ा के अगर पूछ ले तो विजयवाड़ा में स्वराज मैदान में। कहां पर? स्वराज मैदान में ये मूर्ति स्थापित की गई है, और ये विश्व की शीर्ष 50 मूर्तियों में शामिल है, ये भी ध्यान में रखना। और इनसे संबंधित दिन कौन सा है? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अभी हाल ही में 14 अप्रैल गया है, तो इससे संबंध करके ध्यान में रखना। स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है, अंबेडकर है पूरे भारत के हैं,
तो पूरे भारत के क्या, वैसे विश्व भी मानता है, तो भारत के हैं तो स्टेट लेवल, ये नेशनल लेवल पे चर्चित हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ए ऑप्शन आपका इसका उत्तर हो जाएगा, महत्वपूर्ण बनता है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करना है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। कौन सा सेतु? सुदर्शन सेतु का मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। ये केबल पुल गुजरात में स्थित है और जिसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। 2.32 किलोमीटर है। इस पुल को पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था। तो बिल्कुल ये सब कुछ कथन लिखे, तीनों के तीनों कथन सही है। तो यहाँ पर बात करते हैं अपन सुदर्शन सेतु की। थोड़े दो बातें और बता देता हूं मैं। सुदर्शन सेतु, सुदर्शन सेतु का पुराना नाम क्या था? सिग्नेचर था। ये किससे किसको जोड़ेगा ये भी आपसे पूछ ले तो ये गुजरात में ओखा ओखा और बेट द्वारका, ओखा और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ेगा। ओखा और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है, ये ध्यान रखना। किसको? ओखा और बेट द्वारका। ये जो पुल है, ये देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। कौन सा? सिग्नेचर ब्रिज, या इसी को कहते हैं हम सुदर्शन सेतु। तो ये दोनों बातें एक्स्ट्रा बताई, वो भी ध्यान में रखनी। सिग्नेचर ब्रिज कह दो, सुदर्शन सेतु कह दो, और ये आपके गुजरात के ओखा और बेट द्वारका को जोड़ता है। तीनों कथन सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न, फिर से 3 कथन है, आपको बताना है। तो यहां पर दिया हुआ है चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज जम्मू में सबसे ऊंचा रेलवे पुल। बिल्कुल, चिनाब ब्रिज है वो जम्मू में सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। इसका उद्घाटन कब किया गया था? अभी किया गया था फरवरी में, 2024 में, फरवरी 2024 के अंदर किया गया। अगला है डोला सदिया पुल। डोला सदिया पुल, इसको भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं, और ये आपके व्यास नदी पर स्थित नहीं है। कौन सी नदी पर है? ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, असम और अरुणाचल को ये जोड़ता है, और इसको क्या कहते हैं? भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं। भूपेन हजारिका पुल, ये इसको कहा जाता है। भूपेन हजारिका पुल इसको कहते हैं। बारीक ज्यादा हो गया पेन। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें, अगला है अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नवा सेतु, अटल सेतु। ये अटल सेतु कहाँ पर आधारित है? तो ये आपके मुंबई में है, और इसको पहले क्या कहते थे? तो इसको कहते थे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इसको कहा जाता था, और इसका उद्घाटन भी जनवरी में हुआ था 2024 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी प्रश्न क्यों लिया है? क्योंकि ये थोड़ा सा पुल वाले थे, तो पुल वाले एक साथ ले लिए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दूसरा कथन सही नहीं है, तो 1 और 3 सही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। अटल सेतु भी इसको कहते हैं। इसको इतना भी ध्यान में रखेंगे ना, अटल सेतु, तो भी काम चलेगा। ठीक, चिनाब ब्रिज जम्मू में सबसे ऊंचा रेलवे पुल, डोला सदिया ब्रह्मपुत्र नदी पर भूपेन हजारिका, अटल बिहारी और अटल सेतु की अगर बात करें तो मुंबई में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इसको कहते हैं। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक। कौन सा है? वैश्विक नवाचार सूचकांक। इसमें भारत की रैंक कौन सी है? वैश्विक नवाचार सूचकांक की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा जारी होता है? ये जारी किसने किया? तो ये जारी किया जाता है विपो और आपके INSEAD के द्वारा।
जारी किया जाता है। विपो यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये महत्वपूर्ण है, इसका नाम आप ध्यान में रख लीजिए, बाकी ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है। तो ये आपके विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, यानी कि बुद्धि होगी तभी तो नवाचार होगा, ऐसे ध्यान में रख लेना कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 की यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें भारत की रैंक कौन सी थी ये आपको बताना है। तो इसकी भारत की रैंक थी 39वीं। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने देशों में? 133 देशों में ये 39वीं रैंक थी। और शीर्ष पर कौन था? तो शीर्ष पर था स्विट्जरलैंड। ठीक है। सामाजिक उद्यमिता के वादे को साकार करना, ये इसकी थीम थी। तो थीम भी अगर आप ध्यान में रखना चाहो तो रख लो, लिख देता हूं। सामाजिक उद्यमिता के वादे को साकार करना। सामाजिक उद्यमिता के वादे को साकार करना, ये इसकी थीम थी। ठीक है, ध्यान रखना, रैंक ध्यान में रखना, ये महत्वपूर्ण सबसे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज सूचकांक। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? देखो, अभी हमने बात कौन सी की थी? वैश्विक नवाचार में। तो वैश्विक नवाचार में कौन सी थी? वैश्विक नवाचार में 2024 वाले में, वैश्विक नवाचार 2024 में 39वीं रैंक थी। अब आ गया है रिड्यूसिंग, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता में कमी लाना। और यहाँ पर असमानता में कमी लाने में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है 127वीं, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कौन सी रैंक है? 127वीं रैंक है। ध्यान रखिएगा, कौन सी रैंक है? 127वीं। शीर्ष पर कौन है? नॉर्वे है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण हेतु देश की प्रथम पायलट परियोजना कहां शुरू हुई है? भूमिगत कोयला गैसीकरण हेतु प्रथम पायलट परियोजना कहां शुरू हुई है? तो यहां पर अगर बात करें तो ये शुभारंभ हुआ है आपके झारखंड में। कहां पर? झारखंड में। और झारखंड में कहां पर हुआ है? तो झारखंड में हुआ है जामताड़ा। जामताड़ा जिला झारखंड के अंदर ये परियोजना शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है कोयला उद्योग में क्रांति लाना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा बस इतना कि पहली है ये कोयला गैसीकरण हेतु प्रथम पायलट परियोजना कहां शुरू हुई है? झारखंड के अंदर शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में 12 नए औद्योगिक क्षेत्रों को 12 नए औद्योगिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम में के तहत मंजूरी दी गई है। बिल्कुल सही कथन है। अगला है, इसका उद्देश्य नए औद्योगिक शहरों को ग्रीनफील्ड स्मार्ट क्षेत्रों के रूप में विकसित करना। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य क्या है? कि ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाए। इस कार्यक्रम में राजस्थान के 5 शहर शामिल हैं। तो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। राजस्थान के कितने शहर शामिल हैं? 2 शहर हैं। राजस्थान के 2 शहर इसमें शामिल हैं। एक है आपका जोधपुर, इसीलिए ये प्रश्न बना है यहाँ पर, और दूसरा है आपका पाली। जोधपुर और पाली इस औद्योगिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, औद्योगिक गलियारे यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर अपन कह सकते हैं इसको। इसमें राजस्थान में जोधपुर और पाली शामिल है। जो 12 नए शामिल हुए उनमें, ये ध्यान रखना, जो अभी जो नए औद्योगिक शहर हैं उनमें 12 के अंदर 2 राजस्थान के हैं। ठीक है, तो आपके कौन सा कथन 1 और 2 सही है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 1000 रुपए तक के बिना पिन दर्ज किए राशि का लेन देन करने की सुविधा देने के लिए कौन सा नवाचार किया गया है? यूपीआई 123। ये किसके लिए है? तो ये आपके फीचर फोन वालों के लिए है। फीचर फोन के लिए, फीचर फोन के लिए आप क्या कर सकते हैं? यूपीआई 123 का इस्तेमाल कर सकते हैं
और इसकी सीमा आपके 10,000 तक है। फीचर फ़ोन के द्वारा भी यूपीआई लेन देन हो सकता है। यूपीआई लाइट है, इसमें पहले लिमिट 500 थी, अब इसकी लिमिट कितनी कर दी गई, 1000 है। इसमें आपके पिन की आवश्यकता नहीं होती, बिना पिन के लेन देन हो सकता 1000 रुपये तक। यूपीआई फ्री नाम से ऐसा कुछ नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, इसकी लिमिट पहले 500 थी, अब 1000 कर दी गई है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में भास्कर भारत स्टार्टअप नॉलेज, BHA का तो हो गया भारत, S का स्टार्टअप, K का नॉलेज, A का एक्सेस, R का रजिस्ट्री, इसका उद्घाटन किया गया। बिल्कुल किया गया। और इसका उद्घाटन कब किया गया, तो ये उद्घाटन किया गया 16 सितंबर को, 16 सितंबर 2024 को किया गया। इसका उद्देश्य देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना है। बिल्कुल सही है, ये इसका उद्देश्य है कि मजबूत किया जाए, और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है भास्कर भारत आपके स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, इसका पूरा नाम भी आपको ध्यान में रखना। ये स्टार्टअप इन्वेस्टर्स, एडवाइजर्स और सर्विस प्रदाता, हितधारक, इन सभी के बीच सेतु का कार्य करेगा। तो ये तीनों ही कथन सही है। भास्कर में देखो अलग अलग आपको ध्यान में रखना, बा का मतलब हो गया भारत, और एस का मतलब हो गया स्टार्टअप, फिर आपके के का मतलब हो गया नॉलेज, ए का मतलब हो गया एक्सेस, आर का मतलब हो गया रजिस्ट्री। तो ये आपके भास्कर हैं, जो कि स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया है। तो तीनों ही कथन सही है, तो सभी 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, वर्चुअल रियलिटी एवं मिश्रित रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी मतलब VR, मिश्रित मतलब मिक्स्ड रियलिटी MR, उत्कृष्टता केंद्र स्थापना राजस्थान में कहां पर की जाएगी, राजस्थान में कहां पर इसकी स्थापना की जाएगी। तो ऐसे देश के अंदर 5 ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे, उत्कृष्ट यानी कि एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें हैदराबाद है, बेंगलुरु है, जोधपुर है, चेन्नई है, कानपुर है। तो यहाँ पर जोधपुर है वो कहाँ से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। और इस परियोजना के लिए किसके साथ समझौता हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो समझौता हुआ है मेटा के साथ। किसके साथ, मेटा के साथ समझौता हुआ है। मेटा को तो जानते ही हैं, उसके साथ MOU हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। और ये एग्रीमेंट आपके डेट तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी 14 अक्टूबर 2024 को हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूटों में से सही विकल्प चुनें। अकुशल श्रमिक, राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी में हाल ही में वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि। तो अकुशल श्रमिक के लिए आपके कितने रुपए कर दिए गए हैं, 783 रुपए कर दिए गए हैं। ठीक है, और अर्धकुशल श्रमिक की अगर बात करें तो 868 रुपए है, सही है। कुशल श्रमिक की अगर बात करें तो कुशल के लिए ये गलत है, कुशल के लिए कितने हैं, 954 है। इसके अलावा उच्च कुशल है एक, क्या होता है, उच्च कुशल की कैटेगरी और है, और उच्च कुशल के लिए कितने कर दिए गए, 1035 कर दिए गए। और इसको लागू किया गया है 1 अक्टूबर 2024 से, ये लागू है, 1 अक्टूबर 2024 से लागू है। उच्च कुशल के लिए 1035, कुशल के लिए 954, अर्धकुशल के लिए 868 और अकुशल के लिए 783। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ऐसा पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर तो केवल एक ही कथन सही है, केवल 2, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला है, हाल ही में पहली वंदे मेट्रो नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कब किया गया, नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कब किया गया। तो इसकी अगर बात करें तो इसका उद्घाटन किया गया 16 सितंबर 2024 को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये कहां पर किया गया उद्घाटन,
तो इसके उद्घाटन की अगर बात करते हैं, ये भारत की पहली है, ये भी ध्यान में रखना। तो उद्घाटन आपके वह 16/9/2024 को कहाँ पर हुआ? भुज रेलवे स्टेशन पर। और ये जो ट्रेन है या मेट्रो जो भी रेल है, ये आपके क्या करेगी? भुज और अहमदाबाद के बीच चलेगी। और भुज और अहमदाबाद के बीच दूरी कितनी है? 359 किलोमीटर है। और इसमें समय लगाएगी ये 5.45 घंटे। 5.45 घंटे, यानी कि 5 घंटे 45 मिनट में ये इतनी दूरी तय करेगी। भुज और अहमदाबाद के बीच ये चलेगी, ये ध्यान में रखना है। तो आप भारत की पहली है, तो आपको ध्यान में रखना है वंदे मेट्रो नमो भारत रैपिड रेल। यहीं से पूछा जाएगा नमो भारत रैपिड रेल कहाँ से कहाँ तक चलाएगी। तो ये आपसे पूछा जाए तो बताना भुज से अहमदाबाद के बीच। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है? परमाणु ऊर्जा क्षमता पूछी है, स्थापित ऊर्जा क्षमता, ये 2024 तक की है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कितनी है। तो ये आपके 8180 मेगावाट है। कितनी है? 8180 मेगावाट है। ये हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य वर्ष 2031-32 तक का लक्ष्य है कि हम 22,480 कर दें इसको, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं 3 गुना। 8 या 24 होता है, तो 22 कर रहे हैं, तो लगभग 3 गुना की बात हम कर रहे हैं। और अभी कितनी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। राजस्थान में कौन सा है? रावत भाटा। और रावत भाटा है, ये भारत का दूसरा है, राजस्थान का पहला है। भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ध्यान में रखना है। किसके सहयोग से है? तो यहाँ पर सहयोग है कनाडा का, ये भी ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने टन सोने का आपके क्या किया है? प्रत्यावर्तन किया है, मतलब वापिस लाया है। तो यहां पर अगर बात करें तो कितने टन स्वर्ण है वो वापिस लाया गया है? इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट से, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, यहां से ये प्राप्त किया है। कितना प्राप्त किया है? तो 102 टन सोना यहाँ पर आयात क्या? प्रत्यावर्तन, यानी कि वापस लाया गया हमारा ही सोना, ये लाया गया है। और अभी अगर बात करें 2024 की, तो सोने के भंडारण के मामले में भारत है। भारत का स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है। भारत का 8वां स्थान है किसमें? स्वर्ण भंडारण में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े। आगे अब योजनाओं से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे। अच्छे प्रश्न हैं, अच्छे से ध्यान रखना है और अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। योजनाओं की डेट आपको जरूर ध्यान में रखनी, आगे आने वाली जितनी भी योजनाएं। हाल ही में 18 सितंबर 2024, ये डेट महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखें। पिछले पटवारी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 18 सितंबर 2024 को वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया। कौन सी योजना है? वात्सल्य योजना। 18 सितंबर 2024 को किसके द्वारा? निर्मला जी के द्वारा। और ये अवयस्कों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना है। अवयस्कों के लिए है अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें माता पिता और अभिभावक के द्वारा अंशदान किया जाता है। और भारत के सभी नागरिक जिनकी आयु 25 से 60 के बीच है, इसके पात्र हैं नहीं। तो यहाँ पर आयु गलत दे रखी है, तो आयु कितनी है? आयु आपके 18 से 70 वर्ष है। 18 से 70 वर्ष के जितने भी लोग हैं वो सब इसके लिए पात्र हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये आपके
जो पेंशन है इसका उद्देश्य है कि कम उम्र से ही उत्तरदायी वित्तीय प्रबंधन की नींव रखी जाए, यानी कि जिम्मेवार बनाया जाए। ये आपको ध्यान में रखना है। और माता पिता के जो बच्चे हैं, माता पिता है, उनके बच्चे हैं, उनके नाम पर ये आपके जो एनपीएस खाता खुलेगा इसके लिए। और एनपीएस खाते में न्यूनतम 1,000 रुपए डालने होंगे। 1,000 रुपए प्रति वर्ष, 1,000 रुपए प्रति वर्ष है वो यहाँ पर डाले जा सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और 18 वर्ष होने के बाद में एनपीएस वात्सल्य को नॉन एनपीएस में भी बदला जा सकता है। ये ज़्यादा आपको इतना ध्यान में नहीं देना है। बाकी आपको बस इतना ध्यान में रखना कि उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से 70 होनी चाहिए। एक अंशदायी पेंशन योजना है। कौन सी? वात्सल्य पेंशन योजना। कब शुरू की गई, तारीखें जरूर ध्यान में रखना आगे आने वाले सभी प्रश्नों में। तो केवल कथन 1 और 2 सही है, ये ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये राष्ट्रीय है, आप ध्यान रखें। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो इसका पूरा नाम है पीएम, पूरा नाम क्या, शॉर्ट नाम RKVY, PMRKVY, ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके अंदर 8 योजनाएं शामिल कर ली गई हैं। कितनी? 8 योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी योजना है वो शामिल नहीं है, या कौन सी योजना शामिल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपके यहाँ पर ये 3 दी गई हैं और तीनों की तीनों इसमें शामिल है, ध्यान रखें। इस योजना की अगर बात करें तो ये प्रारंभ तो कभी हो गई थी, कब हुई थी? 2007-8 में। ये प्रारंभ कब हुई? 2007-8 में ये प्रारंभ हुई थी फ्लैगशिप स्कीम के रूप में। और यहाँ पर आपके वित्त पोषण है, और वित्त पोषण आपके कौन कौन सा है? 60-40 का है, 60-40। और जो पूर्वी राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये 90-10 हो जाएगा, और यूटी के लिए 100% सेंटर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में है, होना चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य आपको पता ही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर 8 योजनाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उन 8 योजनाओं की कौन कौन सी इसमें शामिल है। किसमें? पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके अंदर पहली कौन सी है? पहली है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। दूसरी की यहां पर बात करें तो यह है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, ये दूसरी है। तीसरी योजना इसके अंदर है कृषि वानिकी। ठीक है। चौथी योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। इन सभी योजनाओं को कंबाइंड कर दिया गया है उसमें, पीएम कृषि विकास योजना में। पांचवी है प्रति बूंद अधिक फसल, प्रति बूंद अधिक फसल, ये पांचवी स्कीम। छठी स्कीम है फसल विविधीकरण। ये एक प्रोग्राम था, कार्यक्रम, इन सभी को मिलाकर कंबाइंड कर दिया है। अगली है कृषि स्टार्टअप के लिए एक्सलरेटर फंड। आठवीं है फसल अवशेष प्रबंधन सहित कृषि यंत्रीकरण। ये 8 योजनाएं हैं, इनको मिलाकर एक योजना बना दी गई है। कौन सी? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास
योजना। ठीक है, ध्यान में रखना। आइए इनको एक बार और देख लेना, थोड़ा ध्यान में रहेगा तो आप पहचान पाओगे कि हाँ इसमें ये शामिल है, इसमें नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अगली है कि हाल ही में कृषोन्नति योजना, एक नई योजना है कृषोन्नति योजना, और ये 2016-17 में एक अम्ब्रेला योजना के रूप में इसको शुरू किया गया था। और इन मंत्रालय कौन सा है, तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। इसमें कितनी योजनाओं का समावेशन किया गया, इसमें 13 योजनाओं का समावेशन किया गया है। और उस 13 योजनाओं की अगर बात करें तो कि ये कृषोन्नति है, यानी कृषि में उन्नति लाने के लिए इन योजनाओं का प्रारंभ किया गया था। तो इन 13 योजनाओं के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अब किस स्कीम की बात कर रहे हैं, कृषोन्नति, कृषोन्नति स्कीम है। इसमें 13 कौन कौन सी है, तो पहली तो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये भी इसमें शामिल है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। दूसरा यहां पर है राष्ट्रीय, तो ये किससे संबंधित है, राष्ट्रीय तिलहन से संबंधित है, तिलहन और पाम ऑयल मिशन, पाम ऑयल मिशन। तीसरी स्कीम यहां पर है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। चौथी यहां पर है कृषि विस्तार। ये सारी याद करने कोई आवश्यकता नहीं है। कृषि विस्तार मिशन ये उप मिशन था, ये ध्यान में रख लेना। बता देता हूं अगर किसी को जी में हो कि कौन कौन से शामिल किए तो देख लेना, बाकी इसको आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन, ये सारों को कंबाइन कर दे कृषोन्नति बना दिया। छठा है बीज व पौधरोपण सामग्री मिशन, ये भी उप मिशन है, उप का मतलब सब मिशन। सातवां है कृषि सहयोग एकीकृत योजना। आठवां है बागवानी एकीकृत योजना। नौवां है कृषि विपणन एकीकृत योजना। और 10वें की अगर बात करें तो 10वां है पौध संरक्षण और क्वारंटाइन, क्वारंटाइन नाम सुना होगा कोरोना के टाइम, क्वारंटाइन मिशन। 11वां है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, जो कृषि के लिए थी वो ई गवर्नेंस योजना, वो भी शामिल। और 12वां है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास योजना। और 13वीं है कृषि गणना अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी
पर एकीकृत योजना, ये इतनी सारी योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं, 13 योजनाएं। देख लेना एक बार। अगला प्रश्न देखो, निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कोट का चयन करना है। तो इसमें कौन सा है, देखिए जरा फटाफट, समय ले लिया थोड़ा। हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 की मंजूरी प्रदान की गई है। कौन सी श्वेत क्रांति 2.0, कब मंजूरी दी गई है? तो 19 सितंबर को मंजूरी दी गई है, ध्यान में रखिएगा, 19 सितंबर 2024 को श्वेत क्रांति 2.0। किसने मंजूरी दी है? तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा। श्वेत क्रांति 2.0 या 2.0 इसको बोल सकते हैं, अभी मंजूरी मिली है, ये लागू नहीं हुई है। तो 19 सितंबर 2024 को मंजूरी मिली है। किसने मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी है अमित शाह जी ने। किसने? अमित शाह के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं किसानों को सशक्त बनाना और स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है, बिल्कुल। और यहाँ पर सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम की शुरुआत की जाएगी, और जिससे बैंक जाए बिना लेन देन कर सके। तो ये सारा काम यहाँ पर किया जाएगा। तो आप मेरे को बता दीजिए श्वेत क्रांति के बारे में, जो पहले हुआ करती थी। तो श्वेत क्रांति पहले हुई थी, उसको हम 1.0 कह सकते हैं। इसका शुरुआत कहाँ हुई थी? 1900 कब हुई थी? 1970 में हुई थी। और इसको ऑपरेशन फ्लड भी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन फ्लड। इसका संबंध किससे था, ये आप मेरे को बता दीजिए, यानी कि किसके द्वारा ये शुरुआत की गई। तो यहाँ पर कथन दोनों ही सही हैं, पहला दूसरा। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में एग्रीश्योर योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो एग्रीश्योर योजना का शुभारंभ 3 सितंबर 2024 को किया गया। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और किसके द्वारा किया गया? मामा जी के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। मंत्रालय वही है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और इसकी जो एजेंसी है, प्रायोजक एजेंसी, वो ध्यान में रखना, वो कौन है? एक तो आपके इंडियन गवर्नमेंट है, यानी कि भारत सरकार है, गवर्नमेंट प्लस, और कौन है? तो और है आपके नाबार्ड। कौन है? नाबार्ड के द्वारा ये प्रायोजित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपके इसमें फंड कितना है? तो फंड है 750 करोड़ रुपए। तो 3 सितंबर को कौन सी योजना? एग्रीश्योर योजना शुरू हुई है, ध्यान में रखना, डेट महत्वपूर्ण है। अगला है आपके, हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना शुरू की गई। कौन सी योजना? ई ड्राइव योजना। और इसके तहत 22,100 चार्जिंग पॉइंट, चौपहिया वाहन चार्जिंग पॉइंट है चौपहिया वाहनों के लिए, 1800 चार्जिंग पॉइंट ई बसों के लिए, और 48,400 चार्जिंग पॉइंट दुपहिया और त्रिपहिया वाहनों के लिए स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। बिल्कुल सही बात है। तो ये इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है, और इसके लिए 10,900 करोड़ का फंड है। कितना? 10,900 करोड़ रुपए का फंड है, ये आपको ध्यान में रखना। 2024 से 26 तक इसकी अवधि रखी गई है। भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये काम किया जा रहा है। और तो ये सभी कथन इसमें दोनों ही सही हैं, 1 और 2। पहला ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में युवा बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आयु कितनी रखी गई है? तो ये इंटर्नशिप योजना है, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई थी बजट 2024 में। ठीक है। इसका मंत्रालय कौन सा है, ये भी आपको ध्यान में रखना, ये बहुत चर्चित योजना है अभी, और आप इसको जरूर में ध्यान में रखें। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, इस मंत्रालय से ये संबंधित हैं। और इसका उद्देश्य तो प्रश्न में आ ही गया है कि बेरोजगारी के समय के समाधान के लिए इसकी आयु सीमा है, वो कितनी रखी गई है? तो आयु सीमा रखी गई है 21 से 24 वर्ष। और कम से कम पात्रता क्या है शिक्षा में? तो शिक्षा में कम से कम पात्रता है 10वीं पास, या जिसमें IIT, IIM और CA शामिल नहीं है। ठीक है।
10वीं पास होना चाहिए। और इनकम की अगर बात करें, आय, तो 8 लाख तक की आय वाले इसमें शामिल हो सकते हैं। और प्रावधान क्या है इसमें, 4500 प्लस 500 रुपये इसमें दिए जाएंगे। 500 है, थोड़ा इसको ठीक कर देते हैं। 4500 प्लस 500 रुपये, यानी कि 4500 रुपये आपको मासिक मिलेंगे, ये तो आपके मंथली मिलेंगे। और 500 रुपये हैं वो इसके अतिरिक्त दिए जाएंगे, जिसको आप CSR कहते हैं, CSR। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कुल मिलाकर हम 5000 कह सकते हैं, 5000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो 21 से 24 वर्ष इसकी पात्रता उम्र रखी गई है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मेधावी छात्रों की सहायता हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? मेधावी छात्रों की सहायता के लिए, तो मेधावी छात्रों की सहायता के लिए आपके प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको मंजूरी मिल गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो आवेदन प्रक्रिया आगे क्या होती है, पोर्टल लॉन्च होंगे करेंगे तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये विद्या लक्ष्मी योजना है। ठीक है, डेट वेट अभी तक कुछ नहीं इसमें। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रालय और UGC द्वारा अस्मिता परियोजना लॉन्च की गई। कौन सी परियोजना है? अस्मिता, ASMITA। तो लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना। दोनों ही कथन सही है, तो दोनों ही कथन, केवल 1 और 2 दोनों सही है, ध्यान में रखना। और जो ये अस्मिता योजना है ना, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित है। और इसका लक्ष्य है आगामी 5 वर्षों में ये शैक्षिक संसाधन 5 वर्षों के अंदर उपलब्ध करवाना। यानी कि भारतीय भाषाओं के अंदर ये जो भी किताबें हैं, कोर्स है, कंटेंट है, वो उपलब्ध कराने की बात यहाँ पर की गई है। अस्मिता का पूरा नाम क्या है, ये आप ध्यान में रखें। ए का मतलब है ऑग्यूमेंटिंग, ऑग्यूमेंटिंग। एस का है स्टडी, स्टडी। एम का है मटेरियल, एम का क्या है? मटेरियल्स। आई का है इन इंडिया लैंग्वेज, लैंग्वेज। टी का है, टी का ये भी नहीं है, टी का आगे आएगा। टी का है ट्रांसलेशन, टी क्या है? ट्रांसलेशन। एंड ए का है एकेडमिक, एकेडमिक राइटिंग। ये इतना बड़ा नाम है, ध्यान में रखना थोड़ा सा। ए का है आर्ग्यूमेंटिंग, एस का स्टडी, एम का मटेरियल, इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। यानी कि ट्रांसलेशन और जो शैक्षणिक है, एकेडमिक है, लेखकों के द्वारा है जो इसका समाधान किया जाए। अगला प्रश्न देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखें, इसको भी इंपॉर्टेंट करके, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को 19 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया। 19 सितंबर 2024 को मंजूरी मिली इसको। और इसके तहत 2024-25 से 2028-29 तक 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। इस योजना के लिए 3,60,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। तीनों कथन सही हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथन 1 एवं 3 सही नहीं, तीनों ही कथन सही हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें आपके शहरी आवास के लिए 1.50 लाख है और ग्रामीण आवास के लिए 1.20 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। डेट ध्यान में रखनी, 19 सितंबर 2024। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मिशन मोशन को मंजूरी कब दी गई? मिशन मौसम, इसको मंजूरी दी गई 11 सितंबर को, 11 सितंबर 2024 को। और ये क्या करेगा? आपके पूर्वानुमान, मानसून का पूर्वानुमान लगाएगा, वायु गुणवत्ता है, मौसमों का पूर्वानुमान लगाएगा। ठीक है, मौसम से संबंधित है। अगला देखो, भारतीय जन औषधि परियोजना को अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? भारतीय जन औषधि परियोजना, इसको अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश है आपके मॉरिशस। कौन से? मॉरिशस है।
नेपाल ने भी रिक्वेस्ट की है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है इस जन औषधि परियोजना का कि गुणवत्तापूर्वक जेनरिक दवाएं उपलब्ध करवाना। तो मॉरिशस अभी चर्चा में है भारत के साथ, ध्यान में रखें, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्रूज मिशन भारत का, जो कब आरंभ किया गया। तो क्रूज मिशन की अगर बात करें तो ये आरंभ किया गया 30 सितंबर 2024 को। कहां से? मुंबई से। कहां आरंभ किया गया है? मुंबई में आरंभ किया गया, ध्यान में रखें। क्रूज पर्यटन को बढ़ाना इसका उद्देश्य है और जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया। अगला है हाल ही में बीमा सखी योजना, तो ये LIC के द्वारा शुरू की गई बीमा सखी योजना, ध्यान में रखें, LIC के द्वारा शुरू की गई है। ये स्टाइपेंड आधारित कार्यक्रम है और इसमें भी आपके वही योग्यता है 10वीं पास। और ये हम कह सकते हैं किस प्रकार की है, स्टाइपेंड आधारित स्कीम है। ठीक है, तो इसमें आपके क्या है, प्रत्येक बीमा सखी को पहले वर्ष 7,000 रुपये, दूसरे वर्ष 6,000, तीसरे वर्ष 5,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलेगा और प्रशिक्षण मिलने के बाद में ये आपके LIC एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं। इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा 3 साल के लिए और वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, इसको पूछा जा सकता है कि प्रथम वर्ष कितना मिलेगा, तो 7,000, फिर आपके 6,000, फिर 5,000 और फिर वो क्या बन सकती हैं, LIC एजेंट बन सकती हैं। इसी के लिए तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला देखो क्या है इसके, अगला है हाल ही में उड़ीसा सरकार, फिर शुरू हो गई। उड़ीसा सरकार 17 सितंबर 2024 को सुभद्रा योजना शुरू की है। तो उड़ीसा में सुभद्रा योजना शुरू की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। मोदी जी के जन्म दिवस पर शुरू की गई, इसलिए ये चर्चा का विषय है। ये कब शुरू की गई? मोदी जी के जन्म दिवस पर, तो 17 सितंबर को मोदी जी का जन्म दिवस है। तो 17 से खतरा, ये आपको ध्यान में रखना कि खतरनाक आदमी है। ठीक है, उड़ीसा राज्य के लिए शुरू की गई है। और उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना उद्देश्य है। तो पहला कथन सही, दूसरा सही। इसके तहत 1 करोड़ महिलाओं को सालाना, मासिक नहीं सालाना है, तो सालाना सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, ये ध्यान में रखना। तो तीसरा कथन हो गया गलत, केवल 1 और 2 सही है। इसमें सालाना है 10,000 सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना कहां प्रारंभ की गई है? तो ओंकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना है वो आपके सतलज नदी पर मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई है। तो ये थोड़ी ध्यान में रखना। किसके द्वारा प्रारंभ की गई है ये ध्यान में रखना। तो इस परियोजना की अगर बात करें तो ये सतलज जल विद्युत निगम द्वारा प्रारंभ की गई है। कहां पर प्रारंभ की गई है? MP में। MP में कहां पर? खंडवा जिले के अंदर। और इसकी क्षमता क्या है? 600 मेगावाट में से, जो ओंकारेश्वर बांध है वहां पर 600 मेगावाट में से 278 मेगावाट क्षमता की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग, जो यहाँ पर बांध में से 600 मेगावाट उत्पन्न होता है, उसमें से 278 अब किससे होगी? इस फ्लोटिंग से होगी, फ्लोटिंग परियोजना से 278 मेगावाट। इसका उद्देश्य क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कमी करना, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना इसका उद्देश्य है। ये आपको ध्यान में क्यों रखनी है? ये भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है, फ्लोटिंग सोलर पार्क है। ठीक है, ध्यान में रखना। ये बांध से मिल रही थी टोटल, ओंकारेश्वर बांध से 600, अब 600 में से 78 है वो इस फ्लोटिंग योजना से मिलेगी, 278। आगे बढ़ते हैं, आपको जगह ध्यान में रखना बस बहुत है। पोलवरम परियोजना, ये आपके गोदावरी नदी पर निर्मित है, बिल्कुल सही बात है। इसमें बहुत सारे राज्य हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा है। इनके मध्य समझौता सहमति हुई थी
और इसका क्रियान्वयन है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। सही बात है दोनों ही कथन। 2014 में इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सभी कथन सही हैं। और ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव हो, कोई आपके प्रश्न हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 घंटे ओपन है और जहाँ तक हो सके अगली क्लास में उसके समाधान का, उस सुझाव पर काम करने का प्रयास किया जाएगा। PDF आपको पिछली क्लासों की टेलीग्राम पर मिल जाएगी और इसकी भी टेलीग्राम पर ही मिलेगी। नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर तो जुड़ जाइए फटाफट से। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपके सामने उपलब्ध है। थैंक यू सो मच।